नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और न्यूज रूम लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। न्यूज रूम लाइव में बात करेंगे आज कुछ खास खबरों की। सत्ता के सर्वोच्च पद तक पहुंची आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपको बताएंगे। उनके संघर्ष की कहानी आपके सामने रखेंगे कि आखिर इस पद तक पहुंचने से पहले उन्हें किन बाधाओं को पार करना पड़ा, किन बाधाओं से होकर के गुजरना पड़ा। बात महबूबा की भी करेंगे। राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनके पूर्व राष्ट्रपति बनते ही आखिर क्यों महबूबा मुफ्ती उन पर बरस पड़ी और उनके कार्यकाल को लेकर के सवाल क्यों उठाए, इस पर भी चर्चा करेंगे। बात हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के भी करेंगे, क्योंकि जिस तरह के आरोप विपक्ष सरकार पर लगा रहा है, उसके बाद यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सरकार की योजनाओं पर, सरकार की नई स्कीमों पर, सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों पर सवाल उठाना ही एकमात्र विपक्ष का काम बचा हुआ है। और सवाल अगर उठाए जा रहे हैं तो वो सवाल कितने जायज हैं, इसकी भी बारीकी से पड़ताल करेंगे। और आखिर में बात करेंगे बॉलीवुड और धमकियों के कनेक्शन की। आखिर क्यों बॉलीवुड सेलेब्स को एक के बाद एक धमकियां दी जा रही हैं। सलमान खान को धमकी मिली थी, उनके पिता को धमकी मिली थी, और अब विक्की और कटरीना को किसने धमकी दी है? कौन है वो जो कटरीना कैफ को अपनी एक्स वाइफ बता रहा है, माफ कीजिएगा अपनी वाइफ बता रहा है, माई वाइफ लिख रहा है। हर खबर की बारीकी से पड़ताल करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात नए राष्ट्रपति की, यानी कि बात द्रौपदी मुर्मू की। आज जो तस्वीरें देश ने देखी, वो तस्वीरें मन को सुकून प्रदान करने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि अगर आप किसी काम को पूरी लगन के साथ करो, मेहनत के साथ करो, तो फिर यह फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस समाज से आते हैं, किस वर्ग से आते हैं, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप सत्ता के सर्वोच्च पद पर भी आसीन हो सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। शपथ लेने के बाद उन्होंने देश को संबोधित किया। उनके भाषण की बड़ी बातों पर भी नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले आज जब वो शपथ ले रही थी तो वो तस्वीरें अपने आप में बड़ी कहानी को बयां कर रही थी। वो तस्वीरें बता रही थी कि भारत का लोकतंत्र आखिर कितना मजबूत है। वो तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही थी कि जो लोग ये सवाल अक्सर उठाते रहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र के खतरे में होने की दुहाई देते हुए नजर आते हैं, उन लोगों के चेहरों पर तमाचा मारती हुई यह तस्वीर है। इस तस्वीर के बारे में भी जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि आखिर जब पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया तो उन्होंने कौन सी बड़ी बातें कही हैं। तो आप ग्राफिक्स के जरिए आपकी स्क्रीन पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर द्रौपदी मुर्मू ने कौन कौन सी बड़ी बातें आज कही हैं। भारत में गरीब भी सपने देख सकता है, मेरा राष्ट्रपति बनना इस बात का सबूत है। बड़ी बातें द्रौपदी मुर्मू के पहले संबोधन की, और इन बातों में कई बड़े जिक्र छिपे हुए हैं। राष्ट्रपति बनना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, यह भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। आखिर किस तरह से वो आगे बढ़ी हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया। आजादी के 50वें वर्ष में राजनीति की शुरुआत हुई थी। आजादी के 75वें वर्ष में नया दायित्व मिला है, ये भी उन्होंने कहा। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूं जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है, यानी कि सबसे युवा राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू बनी है। स्वाधीनता सेनानियों की जो उम्मीदें थी, उनके लिए इस अमृतकाल में तेजी से काम करना होगा। वो तमाम बातें 25 सालों में अमृतकाल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरियों से आगे बढ़ सकेगा। सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी सपने जैसा था। कितनी मुश्किलों से उनकी पढ़ाई हुई थी उसका भी वो जिक्र करना नहीं भूली। मैं जनजातीय समाज से हूं। वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत का राष्ट्रपति बनना लोकतंत्र की जननी, भारतवर्ष की महानता को दर्शाता है।
जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रहा था कि आखिर कितनी बड़ी उपलब्धि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए भी है। लोकतंत्र की ही शक्ति है कि गरीब के घर पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंच सकती है। ये वो तमाम बातें जिनका जिक्र उन्होंने किया। कोरोना काल में भारत के लोगों का संयम, साहस और सहयोग बढ़ती हुई शक्ति और संवेदनशीलता का प्रतीक है। तो ये वो तमाम बातें रही हैं जिनका जिक्र द्रौपदी मुर्मू ने अपने पहले संबोधन के दौरान किया है, और ये बातें अपने आप में कई मायनों में भी खास हैं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से पहले ही उनके पद को लेकर के कई तरह के सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा था। जिस तरह से आरोप विपक्ष लगाता रहा है कि बीजेपी सरकार संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करती है, ऐसे में उन्होंने जब इस भाषण को उन्होंने दिया, जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया, उन बातों के जरिए वो ये दर्शाने की कोशिश करती हुई भी नजर आई कि भले ही लोग कितने सवाल उठाएं, भले ही लोग कितना कीचड़ फेंकें, लेकिन वो अपने पद पर जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करती हुई नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू के जीवन के बारे में जानना बेहद जरूरी है। अब वो राष्ट्रपति बन गई हैं, तमाम मीडिया चैनल्स पर हर जगह उनके राष्ट्रपति बनने की खबर सुबह से ही सुर्खियों में है, और जब उन्हें नया दायित्व मिला है तो उस दायित्व तक पहुंचने के लिए, उस पद पर आसीन होने से पहले उन्हें किन बाधाओं का सामना करना पड़ा है, उन बाधाओं के बारे में जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि हमने देखा होगा कि अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसी महिला जिसके लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना तक आसान नहीं था, बड़ी मुश्किल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई, लेकिन उम्मीदें बड़ी थी, सपने बड़े थे, और उन्हीं उम्मीदों और सपनों का ही नतीजा है कि आज वो भारत की राष्ट्रपति बनी है। हमारे सहयोगी जुबैर हमारे साथ में यहां पर मौजूद हैं। जुबैर, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, इसके अलावा दूसरी महिला राष्ट्रपति देश की हैं, लेकिन सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। जिंदगी में बाधाएं बहुत सारी आई, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपने कुछ ठान लिया है और आप उसे करने की जिद में लग जाते हैं तो फिर पूरी कायनात आपके उस सपने को पूरा करती है, उस सपने को साकार करती है। उनके अगर जीवन को लेकर के मैं बात करूं, उनके परिवार को लेकर के बात करूं, तो सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। जाहिर तौर पर द्रौपदी मुर्मू का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। आज उन्हें एक बड़ी उपलब्धि मिली कि आज वो ऐसी पहली आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। लेकिन उनका जो जीवन का सफर है, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो उसके लिए हमको 1980 में जाना पड़ेगा। 1980 में उनकी शादी हुई थी, लव मैरिज द्रौपदी मुर्मू ने की थी। श्याम चरण उनके पति थे जिनसे उन्होंने लव मैरिज की थी। उसके बाद उनकी एक बेटी हुई थी, जिसके बाद द्रौपदी मुर्मू को अपने जीवन काल में सबसे बड़ा झटका, पहला झटका 1994 में लगा था। 1984 में उनकी 3 साल की बेटी का देहांत हो जाता है। तो ये उनके जीवन में सबसे बड़ा झटका माना जा रहा था उस वक्त का, कि ये उनके जीवन को झकझोरने वाला था, कि उनकी एक बेटी 3 साल की थी और उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू अपने जीवन काल में काम करती हैं, आगे बढ़ती हैं, और 1997 में वो राजनीति ज्वाइन कर लेती हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो उनको दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक झटका जो लगा वो 2009 में लगा, क्योंकि इनके जो लड़के थे, इनके द्रौपदी मुर्मू की 3 लड़कियां हैं और एक लड़के थे। मैं माफ कीजिएगा, बताऊंगा आपको कि लड़के की मौत हो चुकी है और 2 लड़कियों की भी मौत हो चुकी है, जिसमें एक लड़की इनकी अभी भी है। तो उसके बाद दूसरा जो पारिवारिक झटका लगा वो 2009 की टाइम था, क्योंकि इनके चाचा के पास इनका बेटे रह रहे थे। इनके पास उस टाइम बेटे नहीं रह रहे थे और ये विधायकी के कार्यकाल में थे शायद उस वक्त। तो उस वक्त एक झटका हुआ कि वो लड़का इनका दोस्तों के साथ बाहर गया, और जब वो घर पे आया तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और रात में ही उस लड़के का देहांत हो गया और उनकी बॉडी बेड पर ही मिली। तो ये इनकी जीवनी का दूसरा सबसे बड़ा झटका था कि जब इनके खुद के बच्चे, दूसरे बच्चे की मौत हो जाती है, और उसके ठीक 4 साल बाद ही इनकी एक और बेटी का देहांत हो जाता है। तो इनकी लाइफ में सालाना दर इनको बड़े बड़े झटके मिलते रहे, जिसको उभरने के लिए एक इंसान को काफी वक्त भी चाहिए होता है और काफी हिम्मत की भी जरूरत होती है। तो किस तरीके से उन्होंने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ी, और ठीक 1 साल बाद ही उनके पति का भी देहांत हो गया। तो मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूं कि
जिस तरीके से उनकी पूरी पारिवारिक जीवन में किस तरीके से एक के बाद एक उनको परिवार के झटके लगते रहे, तो इसको लेकर उन्होंने काफी हिम्मत दिखाई और आज वो देश के राष्ट्रपति हैं। इस बीच मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि हाल ही में हमारे इनपुट में डिस्कशन हुआ था इस चीज को लेकर कि क्या उनके फैमिली के हालात थे जब उनको पीएम नरेंद्र मोदी ने कॉल की थी उनको राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जब बनाने की घोषणा की थी, उसको लेकर जब उनको फोन कॉल किया गया था। तो उस कॉल की मैं एक बार जिक्र करने का बता देता हूं कि जब उनकी बेटी ने इस तरीके का बयान दिया और इस तरीके का बताया कि जब पहली बार प्रधानमंत्री का फोन आया और उन्होंने कहा कि आपकी माता जी द्रौपदी मुर्मू को बताया कि आप राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं और हमारी तरफ से आप राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने वाले हैं, तो उनकी बेटी बताती हैं कि उसके आधा घंटे तक द्रौपदी मुर्मू का रोना नहीं रुका था और वो तो रोती रही थी। उनको ये समझ ही नहीं आया था उस वक्त कि आखिर ये फैसला क्या है, किस तरीके का है, क्योंकि आदिवासी महिला होना और उसके बाद राष्ट्रपति होना एक बड़ी उपलब्धि है और उसके बाद जीवन काल में उनके इतने तरीके के झटके लगना और इस तरीके के उनके साथ घटनाएं हो जाना, उनके पति को खो देना, अपने बच्चों को खो देना, उसके बाद भी उनको हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ना और काम करना, ये उनसे सीखने की जरूरत है। दुनिया को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। लेकिन जो बातें जुबैर ने बताई, आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने जिंदगी उन्हें बार बार जख्म देती गई, उनके जख्मों को जो कुरेदना है उसको कुरेदने से भी जिंदगी बाज नहीं आई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और जब जुबैर ने जिस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉल किया था, उनकी बेटी ने फोन उठाया था, और जब उनकी बेटी ने फोन उठाया और जब उन्हें यह पता चला कि वो एनडीए की ओर से जो है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, तो उनके आंसू थम नहीं रहे थे। उन आंसुओं में उनका पूरा जीवन जो फ्लैशबैक एक तरीके से होता है वो कहीं ना कहीं उनके सामने जरूर आ गया होगा। और क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो मेहनत है, जो परिश्रम है, उन्होंने भरपूर किया था और उसी का परिणाम है कि आज वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शोएब खान भी हमारे साथ में मौजूद हैं। शोएब जी, आज सुबह से ही जब द्रौपदी मुर्मू का संबोधन हो रहा था, हम उन तस्वीरों को देख रहे थे और वो तस्वीरें अपने आप में दिल को तो सुकून दे रही थी, मन को भी सुकून प्रदान कर रही थी और ये बता रही थी कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। लोकतंत्र की मजबूती उन तस्वीरों में झलक रही थी। लेकिन जिस तरह से आरोप विपक्ष की ओर से लगाते गए हैं आज तक राष्ट्रपति पद को लेकर के, खासतौर पर प्रतिभा पाटिल के समय से ही लगातार विपक्ष जो है इस तरह के आरोप लगाने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में आज की तस्वीरें विपक्ष के सवालों का जवाब देती हुई भी कहीं ना कहीं नजर आती है। सही कह रहे हैं। अभी कई चीज़ें जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए जुबैर ने भी बताया, इसमें थोड़ा सा हम और भी बताना चाहते हैं कि जो इनकी ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी हम कहेंगे, निजी ज़िंदगी शुरू से काफ़ी तकलीफ़ों में गुजरी है। जख्म तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि हस्बैंड की मौत भी इन्होंने देखी, अपने 2 बेटों की भी मौत देखी। एक बेटी जिसका नाम इतिश्री मुर्मू है, जो आज बैंक में एक अच्छी पोस्ट पे है, वो इनके पास थी जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर का जो है फ़ोन पहुंचा है, तो वो रोने लगी थी। तो इतिश्री ने फ़ौरन ही जो है मोबाइल हाथ से ले लिया। अभी मैं बयान उनका है इतिश्री का ही, और ले के जो है फिर मोदी जी से बात करी तो ये रोने लगी और वो आधा घंटे रोती रही। तो मोदी जी ने कहा कि आप इनको संभालिए और इनको बताइएगा। तो उस वक्त जो खुशी थी, जो आंसू थे, वो इनके खुशी से थे, खुशी के थे। दूसरी चीज़ इनके साथ में रही कि जैसा लोग कह रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी टीचर शुरू हुई, टीचर से नहीं हुई। इनकी ज़िंदगी एक जूनियर क्लर्क से शुरू हुई। इनको ने सबसे पहले नौकरी जो जूनियर क्लर्क की विद्युत विभाग में करी थी, उसके बाद में फिर ये एकेडमी में टीचर रही। उसी एकेडमी में इनकी बेटी इतिश्री भी पढ़ा करती थी। तो उसका बयान, जो उनका बयान अभी मैं पढ़ा रहा था, उसमें वो कह लगी बहुत अनुशासित टीचर थी और बहुत सख्त थी, जिससे बच्चे भी घबराया करते थे। क्या उसका ये बयान था कि एक तो मैं छात्रा थी, दूसरी वो मेरी माँ। लेकिन जो और स्टूडेंट के साथ में जिस तरीके का बिहेव था, वही बिहेव मेरे साथ भी क्या करती थी। और आज उसी का नतीजा है कि मैं जिस मुकाम पे बैठी हुई हूँ, ये मेरी माँ का ही इसमें प्रेरणा रही है कि जी। अब आप आते हैं विपक्ष की। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को बनाया था, इनको बनाया था, एनडीए ने इनको, द्रौपदी मुर्मू को बनाया। लेकिन अब विपक्ष का जो काम है,
आरोप प्रत्यारोप लगाना तो विपक्ष राजनीति करेगा। विपक्ष का ये कि इस इलेक्शन में अगर देखा जाए पूरा राजनीतिक एजेंडा था, जिस तरीके से वो बातें कर रहा था। लेकिन एक आदिवासी महिला, बीजेपी को इसका बहुत बड़ा फायदा मिला। मैं कह रहा हूँ मिलना शुरू हो गया राष्ट्रपति, क्योंकि देश के अंदर 10,000 करोड़ जो है वो आदिवासी, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 8.6% आदिवासी हैं, जिसके 700 समुदाय हैं ऑल ओवर इंडिया में आदिवासियों के। आज की मैं बता रहा हूँ, अभी एक खबर आई थी झांसी से, मैंने बढ़ाई भी है उसमें कि जो झांसी के सराउंडिंग में आदिवासी लोग रहते, बीजेपी उनके गांव में गई और उनको फूल माला दी, मिठाइयाँ खिलाई, खुशी उनमें दौड़ गई। तो इसका फायदा कुल मिला के आदिवासी बेल्ट में बीजेपी को मिलेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक की बात लगातार कर रहे थे हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर विक्रम सिंह जी से, जब मैं इस पूरी खबर को लेकर के चर्चा कर रहा था। हाल ही का विश्लेषण होगा, आप यूट्यूब पर उस लिंक को भी देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी ने, एनडीए ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और उसके रिजल्ट दिखने भी शुरू हो चुके हैं। बीजेपी आदिवासी समुदाय में, ऐसा नहीं है कि बीजेपी की पैठ नहीं थी, लेकिन वो पैठ अब और भी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। हमारी सहयोगी सपना वर्मा भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सपना वर्मा से मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि अब द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर काबिज तो हो गई हैं, सर्वोच्च पद तक वो पहुंच चुकी हैं, लेकिन आगे चुनौतियां बहुत सारी हैं। जिस तरह के आरोप राष्ट्रपति की कार्यशैली को लेकर के लगते रहे हैं, एक और आरोप का जिक्र मैं अभी थोड़ी देर में अगले खबर में जरूर करूंगा, लेकिन आगे की राह को किस तरह से देखते हैं आप? और प्रारंभिक जीवन से जुड़ी आप कह रहे थे कि मैं भी कुछ जानकारी दूंगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं, और आप में एक बहुत प्रेरणादायक चीज है कि एक महिला बतौर, इससे पहले प्रतिभा पाटिल जो थी वो राष्ट्रपति का पदभार संभाल चुकी थी, और अब एक दूसरी महिला जो है राष्ट्रपति के पद पर है, आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, संथाल जो है सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ वर्ग है उससे बिलोंग करती हैं जो राष्ट्रपति हैं। और बात की जाए अगर उनके करियर को लेकर और उनके शुरुआती दिनों को, तो काफी संघर्ष भरा जीवन रहा है उनका, और ये सब देखने के बाद कि बहुत कम उम्र में मतलब उनके बच्चे जो है एक्सपायर कर गए, और फिर उनके हस्बैंड भी उनको छोड़कर चले गए। जिस तरीके से उनका जीवन देखने को मिलता है, काफी संघर्ष रहा है, और बहुत छोटे से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की है। इसमें उन्हें वो कहते हैं कि मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, बुज़दिल तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो कुछ इसी तरीके से उन्होंने रास्ते में बहुत उतार चढ़ाव देखे। और वहीं अगर बात की जाए जब से उन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, तब से ही काफी ज्यादा लोग खुश हैं, क्योंकि एक तरफ तो जहां महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है उनके राष्ट्रपति बनने से, तो वहीं दूसरी तरफ उन समुदायों में, आदिवासी समुदायों में, खासकर संथाल समुदाय में काफी खुशी की लहर है, जिन्हें एक तरफ जहां से निकलकर बहुत कम लोग आते हैं, लोग सपने देखने के लिए भी एक हिम्मत और जज्बा चाहिए, जो कि द्रौपदी मुर्मू से मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सपना आपका। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, और अब वक्त आ गया है उनके संबोधन पर विश्लेषण करने का, क्योंकि जब राष्ट्रपति पद की उन्होंने शपथ ली तो उसके साथ ही उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई। उनका जीवन कितना मुश्किल भरा था उसका जिक्र हमारे सहयोगियों ने किया, लेकिन अब उन सब से वो ऊपर उठ चुकी हैं, और बहुत पहले उनसे ऊपर उठ चुकी थी, और अब नई जिम्मेदारी का निर्वहन उन्हें करना है, और ये जिम्मेदारी अपने साथ कई चुनौतियां लेकर के भी आई है। सबसे बड़ी चुनौती, जिस तरह के सवाल विपक्ष के द्वारा उनके राष्ट्रपति बनने से पहले ही उठाए जा रहे हैं। आज जब द्रौपदी मुर्मू ने भाषण दिया, बतौर राष्ट्रपति उनका पहला भाषण, और इस भाषण में कई उम्मीदें एक तरफ छुपी हुई थी, दृढ़ संकल्पित वो नजर आई भारत को आगे बढ़ाने के लिए प्रगति के पथ पर, लेकिन साथ ही साथ में चुनौतियां भी उनके सामने कई हैं। तो आज का पहला उनका भाषण किस तरह से देखते हैं? देखिए सोहन, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उसके आगे का राह दिखाना या मार्ग को प्रशस्त करना, यही किसी स्टेट्समैन की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसा कि हमारे सहयोगी सपना ने बताया, झारखंड के राज्यपाल के तौर पर उन्होंने 5 साल का पूरा समय अपना बिताया, और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे फैसले किए जिसमें वो एक केंद्र की प्रतिनिधि के तौर पर नहीं, बल्कि राज्यपाल जिस तरीके से सजग प्रहरी की भूमिका अदा करता है, जिसमें केंद्र और राज्य के संबंध जो है वो बरकरार रखे जाएं हमारे इस संघीय व्यवस्था में, उसका निर्वहन उन्होंने किया।
और सबसे बड़ी बात है कि वो एक समझदार महिला इसलिए भी कही जाएंगी कि वो बहुत स्टूडियस हैं, पहली बात। तो ऐसे में संवैधानिक प्रावधानों का वो भी कि संसद की गरिमा बनी रहे, जिसमें पक्ष और विपक्ष जो है एक राह पर चलें। ऐसे कई मुद्दे आएंगे सोहन, जो सवाल आपने किया है कि आने वाले समय में, क्योंकि एक ऐसे समय में कि राष्ट्रपति से ढेर सारी अपेक्षाएं हैं, और जैसा कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़े यशवंत सिन्हा, जो बहुत समझदार और पुराने भाजपाई भी रहे हैं, लेकिन वो विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर भी इस देश में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में वो एक बहुत ही जाने और अनुभवी थे। लेकिन उन्होंने जिस तरह की टिप्पणियां की हैं मुर्मू को लेकर के कि आपके सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं, मसलन कि आप रबर स्टैंप और इन सब की बातें, राष्ट्रपति कभी भी, हमने शायद पहले दिन सोहन इस चर्चा में कहा था और उस वाक्य को मैं फिर दोहराता हूं, और शायद ये सिन्हा जी को भी समझना चाहिए क्योंकि वो आईएएस अधिकारी भी रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में कोई स्टैंप जैसी बात नहीं होती। और अक्सर लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति अपना अधिकार का उपयोग करे। राष्ट्रपति की जो व्यवस्था संघीय व्यवस्था है कि ये राष्ट्रपति के नाम पर संघ की कार्यकारिणी अपनी भूमिका अदा करती है, मंत्रियों के सलाह से राष्ट्रपति फैसले लेता है, ये बाकायदा संविधान में प्रतिनिहित है। इसलिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या और जब ये कार्यपालिका और विधायिका के तौर पर अपनी भूमिकाएं जब नहीं अदा कर पाते, तो न्यायपालिका उस पर नियंत्रण नहीं करती, उसको देखती और उसको वो एलेबोरेट करती, भाई ऐसा नहीं ऐसा है। मतलब यह है कि जब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसमें प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, तो इन सब के अपने अपने अधिकार हैं। कोई अपने अधिकार का हनन न करे या सीमाएं न लांघे, ये भी व्यवस्था हमारे संविधान ने दी है। इसलिए संविधान ने एक व्यवस्था दी और जो हम परिचालन करते हैं वो राज व्यवस्था कही जाती है। और शायद पहले ही दिन हमने ये कहा था कि भारतीय राज व्यवस्था में हर एक शक्ति के साथ संतुलन करने के लिए दूसरी शक्ति है, ताकि लोकतंत्र में कोई किसी का अतिक्रमण या प्रतिक्रमण न कर सके। इसको द्रौपदी मुर्मू समझ सकती हैं, जानती हैं, क्योंकि जैसा अभी शोएब खान ने भी बताया, उसके जो राजनीतिक पहलू भी हैं कि एक जूनियर क्लर्क से शुरुआत करके और टीचर की भी भूमिका में वो रही, और उसके बाद राज्यपाल और चुनाव भी लड़ी, और उसके बाद अब देश की प्रथम नागरिक अर्थात राष्ट्रपति। इनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती, और जो पहले संबोधन में उन्होंने कहा कि एक महिला के रूप में, और वो भी जिस समाज से मैं आती हूं, आज मैं ये कह सकती हूं कि लोकतंत्र के इस पूरे ढांचे में हर एक आदिवासी या उस समाज की महिला गौरवान्वित महसूस करेगी। तो लोकतंत्र की परिभाषा प्रजातंत्र में यही है ही है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक हर एक व्यक्ति को, इसीलिए चाहे वो पूंजीपति हो, सामान्य वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, अति मध्यम वर्ग हो, गरीब हो, अति गरीब हो, सबकी जो अपनी अपनी जो उसकी क्षमता है, उसके आगे बढ़ने के क्षमता का जो विकास किया जा सकता है, और उसके आगे भी वो जो चल करके जो कुछ कर सकता है वो देश के लिए, और इसीलिए देश और समाज का निर्माण होता है। एक प्रथम नागरिक के तौर पर सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जब शासन या विपक्ष संसदीय परंपराओं का निर्वहन करते हुए कहीं पर रिफ्ट या प्रतिरोध या गतिरोध की स्थिति बने, और उस समय जब राष्ट्रपति के सामने वो विचार पे जाए, तो देश उनके सामने होना चाहिए। और देश के लिए उसमें कि जैसा पूर्व राष्ट्रपति ने कहा सोहन, कि जब आप बहुत ज्यादा मुश्किलों में फंसे तो अपने किसी पहले व्यक्ति का आप ले, और या तो गांधी जी की उस बात का कि जो सबसे गरीब आपके नजर में हो, उसका एक बार चेहरा याद कर लीजिए और सोचिए कि जो मैं करने जा रहा हूं, क्या उससे उसका फायदा होगा या नुकसान होगा। ये चीज इसलिए कर सकती हैं द्रौपदी मुर्मू क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से एक आप कह सकते हैं आध्यात्मिक महिला है, योग शक्ति का सहारा लेती हैं, और ब्रह्म कुमारी से उनके क्या संबंध है ये आप जानते हैं। और 5 सालों के दौरान उन्होंने योग की जो अपने अंदर क्षमता डेवलप की है, वो निश्चित रूप से एक बहुत ही एक सख्त लेकिन अंदर से बहुत नरम, वो ऐसी महिला होंगी जो भेदभाव से रहित या किसी पार्टी लाइन से अलग होकर के ही निर्णय लेंगी। और उसका मतलब ये नहीं कि अच्छे काम में सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि फिर मैं सोहन आपको बताऊंगा, राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल के सलाह से ही फैसले लेता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल के सलाह से ही फैसले लेगा। लेकिन अब दिवाकर जी ने जिक्र किया कि जब भी
कोई मुश्किल आए तो फिर उस व्यक्ति का चेहरा याद कर लीजिए जो आपकी नजर में सबसे गरीब हो। जिस इंसान ने गरीबी को इतने नजदीक से देखा होगा, उसे फैसले लेने में कितनी दिक्कतें आएंगी या फिर वो किस क्षमता के साथ में फैसले लेंगी, वो आने वाले दिनों में साफ होता हुआ भी नजर आएगा। क्योंकि जिंदगी आसान नहीं रही है और जिंदगी में इंसान अनुभवों से बहुत कुछ सीखता है और द्रौपदी मुर्मू उन अनुभवों को अपने जीवन में देखकर, उन्हें समझकर, उनसे सीखकर आगे बढ़ी हैं और आज देश में सत्ता के सर्वोच्च पद पर वो विराजमान हुई हैं। ये तो रही बात द्रौपदी मुर्मू की। अब बात पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की भी कर लेते हैं। दरअसल रामनाथ कोविंद जी के नाम के आगे पूर्व राष्ट्रपति क्या लगा, उनके कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े होने लगे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के जरिए उन्होंने पूरे कार्यकाल को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद पर रहे तो उस दौरान लोकतंत्र को कई बार कुचला गया, लेकिन सवाल यह कि क्या जो टाइमिंग है, दरअसल सियासत में टाइमिंग का खेल बड़ा होता है, क्या उनकी ये टाइमिंग सही है? जब नए राष्ट्रपति शपथ ले रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयान देकर क्या दर्शाना चाहती हैं? क्या वो जो नए राष्ट्रपति हैं उन्हें आगाह करने की कोशिश कर रही हैं या फिर अपनी सियासत को खतरे में देखकर इस तरह के बयान देने के लिए मजबूर हैं? सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए वो ट्वीट दिखा देते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या है। तो आपकी स्क्रीन पर वो ट्वीट महबूबा मुफ्ती का, और ये ट्वीट अपने आप में सवाल है रामनाथ कोविंद के लिए। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां भारतीय संविधान को अनेक बार कुचला गया, चाहे आर्टिकल 370 हो, सीएए हो या अल्पसंख्यकों या दलितों को निशाना बनाना हो। उन्होंने भारतीय संविधान के नाम पर बीजेपी के एजेंडे को पूरा किया। अब महबूबा मुफ्ती सवाल उठा रही हैं, लेकिन वो इस तरह की बातें कर क्यों रही हैं, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। महबूबा की नाराजगी की बड़ी वजहें आपकी स्क्रीन पर हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद से उनकी जो सियासी जमीन है वो लगातार खिसक रही है। इसकी वजह से वो इस तरह के बयान देती हुई नजर आ रही हैं। रामनाथ कोविंद के बहाने केंद्र सरकार पर आरोप लगाने की कोशिश करती हुई भी महबूबा मुफ्ती नजर आ रही हैं। केंद्र सरकार पर संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का इल्जाम लगाती रही हैं। जम्मू कश्मीर में परिसीमन पर अपनी नाराजगी जता चुकी हैं, क्योंकि सत्ता अब आगे उनके पास नहीं आ पाएगी, इसका डर उन्हें सता रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से बातचीत की वो पक्षधर रही हैं। राजनीतिक कैदियों की रिहाई ना किए जाने से भी महबूबा मुफ्ती नाराज हैं। तो ये वो तमाम बातें हैं जिसकी वजह से ये आकलन हमारा कि वो इस तरह के बयान देती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इन बयानों की टाइमिंग, जो जिक्र मैंने पहले किया कि आखिर टाइमिंग ये क्यों, जब नई राष्ट्रपति शपथ ले रही हों उससे ठीक पहले सुबह उनका इस तरह का बयान सामने आना। हमारे इनपुट हेड शोएब खान हमारे साथ में मौजूद हैं। शोएब जी, महबूबा मुफ्ती अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। उनके बयानों के बाद खूब हंगामा होते हुए हमने देखा है, लेकिन अब आज नई राष्ट्रपति शपथ लेने वाली थी, उससे ठीक पहले सुबह उनका एक ट्वीट आता है। रामनाथ कोविंद के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन टाइमिंग, मैं उस टाइमिंग को लेकर के आपसे जानना चाहूंगा कि आज क्यों, और जब नई राष्ट्रपति शपथ ले रही हूं ठीक उस वक्त टाइमिंग करके बात को वजन मिलेगा, ये एक वजह है। सियासी जमीन खिसकने का डर है, आखिर पूरी वजह की? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की जो राजनीति है वो हम ये कह सकते हैं पूरी तरीके से खिसक रही है। जो आज बयान आया है उनका कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के लिए कि वो बीजेपी का राजनीतिक एजेंडे को बढ़ा रहे थे। मैं ये दावे के कह सकता हूँ कि महबूबा का ये राजनीतिक एजेंडा तो ज़रूर था जो बयान उन्होंने ऐसे टाइम पे, लेकिन देश की सुप्रीम कुर्सी पर बैठने वाला कोई भी शख्स हो
उसके किसी भी फैसले पर किसी भी हिंदुस्तानी को बोलने का, को उंगली उठाने का हक नहीं, क्योंकि जो वहाँ से फैसला होता है वो हर भारतीय के लिए के हक में ही होता है। आज जो फैसले लिए गए वहाँ जम्मू कश्मीर के बारे में, जो भी केंद्र में सरकार, जो इस वक्त वर्तमान सरकार, उसने फैसले लिए, उससे जनता का वहाँ के खुशी जाहिर कर रही है। जब खुशी जाहिर, क्योंकि इनके संबंध जो है, इनकी पूरी राजनीति जो है वो पाकिस्तान से, पड़ोसी मुल्क से के ऊपर डिपेंड है। आज वो चीज़ें सब रुक रही हैं, हमारी सेना वहाँ पर लगी हुई है। आज इनको ये राजनीतिक एजेंडा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ध्यान आ गया, लेकिन जब इनके पिताजी वो होम मिनिस्टर थे उस वक्त नहीं हुआ था। जब रूबिया सईद का किडनैपिंग की गई, किडनैपिंग नहीं हुई थी, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। वो बाकायदा जो 5 आतंकवादी बड़े थे जो जेल में थे, उनको छुड़ाने के लिए इनके पिताजी ने खुद ही एक साजिश रची थी, एक गेम रचा था कि एक होम मिनिस्टर की बेटी अपने घर से निकलती है बिना सिक्योरिटी के, वो कॉलेज जाती है और कॉलेज से जो है निकल के अपने घर आती है बिना सिक्योरिटी के, और वो जाके एक गाड़ी में बैठ जाती है। और जिस वक्त किडनैपिंग की जब ये खबर आई तो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, जो मिलिट्री सेना के, उसमें एक ऑफिसर्स का इस वक्त मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, बताऊंगा आपको, कि उसने जब मुफ्ती मोहम्मद सईद के से जाके ये बात कही कि वो पकड़ लिए, वो चिन्हित कर लिए गए हैं और हम बहुत जल्दी किडनैपर को अरेस्ट कर लें, तो उन्होंने उसे डांट के भगा दिया। तो ये साजिश नहीं थी, ठीक है, ये राजनीतिक एजेंडा नहीं था। आज महबूबा को जो है कि बीजेपी के राजनीतिक एजेंडा नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं और उनकी कोशिश अक्सर केंद्र सरकार को घेरने की रही है। अक्सर केंद्र सरकार के फैसलों पर सवाल उठाती रही हैं, सरकार की योजनाओं को लेकर के सवाल खड़े करती रही हैं। लेकिन सवाल है कि अगर देश के सर्वोच्च पद से अभी अभी एक सम्मानित व्यक्ति रिटायर हुआ हो, क्या उनको लेकर के इस तरह का बयान उन्हें इस वक्त देना चाहिए था? सवाल बड़ा है, सवाल गंभीर है। हमारे सहयोगी जुबैर भी हमारे साथ में मौजूद हैं। जुबैर, महबूबा मुफ्ती का यह बयान देना, शोएब जी ने बताया कि इसके पीछे उनका राजनीतिक एजेंडा छिपा हुआ है। किस बात का डर महबूबा को है? आखिर वो वजहें कौन सी बड़ी हैं जो महबूबा मुफ्ती से यह बयान दिलवा रही हैं? क्या जो आर्टिकल 370 हटाया गया था, 35 से हटाया गया था, वो हटाए जाने का मलाल अभी तक उन्हें है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके लिए तो एक जख्म ही है जो अपनी सियासी रोटियां वहां पर सेकने की कोशिश कर रहे हैं। जी, सीधे तौर पर ये इनके बयानों को राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का जिक्र हो रहा है और राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा 370 के मुद्दों को अगर बात करें तो ये पहले भी इन बातों को उठा चुकी हैं। इसको लेकर मैं अब ताजा जानकारी दूं कि क्यों आज ही का दिन उन्होंने चुना और इस तरीके का बयान दिया। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी उन्होंने ट्वीट किए। अपने ट्वीट से उन्होंने आज 2 ट्वीट्स किए हैं। आपको बता देता हूं कि मैं दूसरे का जिक्र हर घर झंडा को लेकर भी उन्होंने एक ट्वीट किया, इसका जिक्र बाद में करेंगे। उसी के कनेक्शन, जिस तरीके से आप बोल रहे थे ना कि राजनीतिक में टाइमिंग का बड़ा खेल है, तो उस तरीके की एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि 2 ट्वीट्स, पहले ट्वीट में उन्होंने राष्ट्रपति को घेरा और दूसरे ट्वीट में भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा आज उन्होंने इसलिए भी किया क्योंकि आज लाल चौक पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बैनर के तले कश्मीर में जो शहीद हुए थे उनकी मिट्टी को लेकर और तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें बाइक रैली निकाली गई, तिरंगा रैली। तो इसको लेकर भी उन्होंने देखा कि क्योंकि आज भारतीय जनता के युवा मोर्चा के बैनर तले जो ये सब किया जा रहा है, उसमें काफी संख्या में लोग, भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं और रैली निकाली गई है। वो इतनी बड़ी रैली निकाली गई है कि उस हिसाब से उसमें पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इस रैली में ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं आएगी। तो इसको लेकर ये कयास थे, क्योंकि जैसी ये झंडे रैली निकाली गई और शहीदों के लिए उनकी मिट्टी को लेकर लाल चौक पे पहुंचा गया और वहां तिरंगे के झंडे दिखे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में वहां चर्चा हुई होगी कश्मीर में, और इनको लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं दबाव हुआ होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कश्मीर में बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके के फैसले लिए गए, जनता उनके साथ नजर आ रही है, जनता रैलियों में उनके साथ है, जनता समर्थन में उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी थोड़ी सी कुर्सी खिसकती नजर आई। तो ये लग रहा है कि जो भीड़ देखी उसको देखकर महबूबा मुफ्ती तिलमिला गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के लिए अपनी जमीन बचाना दरअसल मुश्किल हो गया है। बीजेपी वहां पर
जिस तरह से विकास के काम कर रही है, ऐसे में महबूबा मुफ्ती के लिए वहां पर दिक्कतें आने वाले समय में शुरू हो गई हैं। जिस तरह से परिसीमन वहां पर जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग ने अब अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है, तो उसको लेकर के भी वो अपनी नाराजगी जता चुके हैं और उनके लिए जम्मू कश्मीर में दिक्कतें क्यों पैदा हो रही हैं। दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ में जुड़ेंगे और वो इस पर ज्यादा विस्तार से हमें बताएंगे कि आखिर वो बड़े फैसले कौन से बीजेपी के हैं जो महबूबा मुफ्ती की टेंशन वहां पर बढ़ा रहे हैं और क्यों इस तरह के बयान देने के लिए वो मजबूर होती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि जब बात जम्मू कश्मीर की होती है तो एक वक्त था जब इन पार्टियों का वहां पर दबदबा माना जाता था और अभी भी अच्छा खासा वोट बैंक इन पार्टियों का वहां पर है, लेकिन महबूबा मुफ्ती पूर्व राष्ट्रपति को लेकर के इस तरह का बयान देती हैं। जम्मू कश्मीर का जिक्र मैं कर रहा हूं, बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव होती हुई जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। हमने कई सुखद तस्वीरें भी इस दौरान कश्मीर से आती हुई देखी, चाहे माफ कीजिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन की बात हो, शोभा यात्रा निकालने की बात हो, तो हमने वो बदलता कश्मीर देख रहे हैं। बदलता कश्मीर क्या महबूबा मुफ्ती की आंखों को खटक रहा है? देखिए सुन, खटकना बहुत स्वाभाविक है। ये हम न भूलें कि यही बीजेपी है जिसने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर के सरकार बनाई और उस सरकार का बीजेपी पार्ट रही है। तो उस समय भी महबूबा की बातों को याद रखना चाहिए। महबूबा क्या एक जो बेस फैक्टर है उनकी राजनीति का, वो हमें जरूर समझ लेना चाहिए। इसको बीजेपी ने भी समझा था और तब हम ये नहीं कह सकते कि महबूबा उस समय देशभक्त थी, आज देश विरोधी हो गई, और ये बात बोलनी चाहिए। लेकिन उस समय से लेकर के आज तक महबूबा एक बात की पक्षधर हमेशा रही हैं और ये बीजेपी भी जानती थी, वो ये कि कश्मीर के मुद्दे पर जब भी कोई बातचीत हो तो पाकिस्तान को शामिल किया जाए। बड़ा सवाल है ये। अपनी बात आगे बढ़ाएं उससे पहले एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल अक्सर ये आरोप बीजेपी पर लगते रहे हैं कि आपको पता है पीडीपी की राजनीति करने का तरीका क्या है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी बीजेपी की, उन्हें पीडीपी के साथ मिलकर के वहां पर सरकार बनानी पड़ी? उस सवाल का भी जवाब संक्षेप में दीजिएगा, उसके बाद अपनी बात आगे। सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए एक आधार की जरूरत होती है। डिलिमिटेशन की बात की सोहन, चूंकि इतना बड़ा मुद्दा है कि कुछ ही शब्दों में बांधना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इतना अहम सवाल आपने किया। बेसिकली ये है कि जब ये डिलिमिटेशन हो जाएगा तो कश्मीर का वर्चस्व, वैली का वर्चस्व खत्म होगा, जम्मू जो है वो प्रभावी होगा, जम्मू और उधर लद्दाख। और ये महबूबा का जो बेस है वो सबसे ज्यादा कश्मीर में है, या फारूक अब्दुल्ला का। फारूक नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो खैर जम्मू में भी है, लेकिन महबूबा के लिए सबसे बड़ी समस्या है। अब बात रही कि जब कश्मीर के मुद्दे पर जब हमको पाकिस्तान में से बात ही करनी है तो यही बात फारूक अब्दुल्ला भी कहें, यही बात महबूबा भी कहें। सवाल यह है कि अगर आप इस देश की महिला हैं, इस नागरिक हैं, सम्मानित हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ी बात, जब आप शासन प्रशासन में रहते हुए एक ऐसे राज्य की है जहां पर पाकिस्तान से 1947 से हमारा संघर्ष चल रहा है, उस मौके पर हमारी बातचीत भी बंद है। हमें यह समझना चाहिए फैक्ट कि कश्मीर के मुद्दे पर ही नहीं, ये आतंकवाद और कश्मीर जो एक दूसरे के साथ पर्याय रूप से जुड़े हुए हैं, उस मुद्दे पर हमारा कोई स्टेट्स वाइज जो है वो कोई बातचीत ही नहीं। ऐसे मौके पर उस स्थिति में लाने की बात महबूबा कहती हैं, तो आप बताइए कि ये, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो देश विरोधी हैं, लेकिन क्या ये देश विरोध को हवा नहीं दी जा रही? और अगर दी जा रही तो ये स्वार्थपरक सोच है। इसलिए महबूबा हो या फारूक अब्दुल्ला हो, अगर इस तरह से कश्मीर के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर जब वो पाकिस्तान के नेताओं की भाषा में बात करेंगी तो उनके लिए क्या सवाल उठाया जाएगा? सवाल ये उठता है ना कि जब आप एक देश की बात कर रहे हैं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जब देश की बात होती है तो आपको केंद्र सरकार के साथ में मिलकर के आगे बढ़ना चाहिए। समाधान की जो कोशिश होनी चाहिए वो केंद्र सरकार को आगे रख करके होनी चाहिए। ऐसे में उनके बयान कहीं ना कहीं वो पूरी जग जाहिर है कि वो अपने बयानों के जरिए किस तरह से सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करती हैं। और जिस तरह का जिक्र शोएब जी ने भी किया कि पाकिस्तान से मदद लेकर के अपनी सियासत चमकाने की कोशिश वहां पर करती रही हैं। अब एक सवाल मेरा आपसे ये है, डिलिमिटेशन के बाद किस तरह के समीकरण वहां पर बन रहे हैं, उससे आप भी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूं कि जम्मू क्षेत्र का और लद्दाख का दबदबा वहां पर बन जाएगा। कश्मीर की अहमियत रहेगी, लेकिन उतनी अहमियत अगर विधानसभा पहुंचने को लेकर के सरकार बनाने को लेकर आंकड़ों को देखें तो उतनी अहमियत नहीं रहेगी। अब मेरा सवाल आपसे ये है, जो
विधानसभा पहुंचने के समीकरण होंगे, सरकार बनाने के समीकरण होंगे, उससे तो सब कुछ जग जाहिर है। आपको पता है कि जम्मू संभाग का दबदबा रहने वाला है, तो ऐसे में इस तरह के बयान से जो कश्मीर संभाग है, जो उनके वोटर वहां पर हैं, क्या उन्हें एकजुट रखने की कोशिश की जा रही है, या फिर जम्मू संभाग में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए पहल नहीं की जा रही पीडीपी की तरफ से? क्योंकि पीडीपी तो यही चाहेगी कि हमारा विकास हो, हम किस तरह से आगे बढ़े वहां पर, इन चुनौतियों से कैसे? देखिए, इसका मूल कारण यह है कि चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, ये एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से ये लोग दोनों आए हुए हैं और एक विरासत मिली हुई है इनको। उस विरासत में ये इनका परिवार है, परिवार के नीचे उसके नीचे एक पूरा कॉकस तैयार है और सारा कुछ बंदरबाट जो कुछ भी जाता है जो जम्मू कश्मीर के नाम पर, वो इनके या इनके लोग ही उस पे अधिकार करते रहे हैं। तो इस समय की जो स्थिति है, चूंकि वहां राष्ट्रवादी जो नेशनल फोर्सेस हैं वो प्रभावी हो रही हैं, उसमें ऐसा नहीं कोई हिंदू है, वो मुस्लिम्स हैं, वो नेता है क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका है। उनकी जो राष्ट्रवादी सोच है, वो जो भावना अगर उठ रही है और उसके साथ अगर ये जनता कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि नेशनल फोर्सेस वहां कितनी प्रभावी होती हैं, उन परिस्थितियों में महबूबा के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि इस स्थान पर आकर के वो सीधे कहती हैं कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान से बात की जाए। हाँ, हमको तो लगता है कि अब ये एक परसेप्शन और नैरेटिव से बना देना चाहिए कि जी महबूबा जी, बात होनी ही है पाकिस्तान से। किस मुद्दे पर? भैया पीओके हमें कब दे रहे हो? और पीओके पर जो स्थिति बन रही है, अभी मैं आपको सोहन ये भी बताऊं, अभी हौसबोले ने भी अपना जो सरकारवाह हैं संघ के, उन्होंने भी बोला कि PONJK में बहुत बड़ी समस्या है, लोगों की चाहत है ये कि अब भारत उनकी तरफ देखे। तो जब हमारे तरफ कोई देख रहा है जो हमारा ही पार्ट है और जबरन और बहुत धोखा दे करके उस पर कब्जा कर लिया था कबाइलियों ने, जब तक हम सोचते तब तक वो कब्जा हो चुका था, लेकिन वो एरिया हमारा है। अब वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान कहता है कि ये आपका नहीं, ये कश्मीरियों का है। पाकिस्तान कौन होता है ये करने वाला? तो पाकिस्तान से हमारा बातचीत हमारी होगी। महबूबा या फारूक अब्दुल्ला या किसी को हम ये समझाने में अगर आप सफल रहे कि बातचीत बिल्कुल होगी, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, बातचीत PONJK पे होगी। अब रही बात, ठीक है, संक्षेप में, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। दरअसल आपकी बात को अगर मैं समाप्त करूं तो भारत बातचीत अगर पाकिस्तान से होगी जरूर होगी, लेकिन वो भारत की शर्तों पर होगी। ये बात फारूक अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती को भी समझनी होगी। एक आखिरी सवाल, राष्ट्रपति पद की एक गरिमा होती है और जब तक रामनाथ कोविंद उस पद पर रहे, उसके बाद जब आज उनके नाम के आगे पूर्व राष्ट्रपति लगा, इस तरह के आरोप लगाना, केंद्र को घेर करके एक बार फिर से वो संवैधानिक पदों के दुरुपयोग की दुहाई देने की कोशिश महबूबा मुफ्ती करते हुए नजर आई हैं। आखिर कब तक ये देश में चलता रहेगा? क्या विपक्ष को भी हम देख रहे हैं कि जब से राष्ट्रपति चुनाव की शुरुआत हुई थी, इस मुद्दे को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई है, चाहे वो वोट मांगने के दौरान हो, तो क्या कुछ और तरीके नहीं है विपक्ष के पास? ईडी कार्रवाई करती है, उसकी कार्यशैली को लेकर के आप सवाल खड़े करते हैं। CBI अगर जांच होगी तो फिर केंद्र का तोता ईडी को और CBI को बता दिया जाता है। तो आखिर राजनीति में केंद्र को घेरने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, अक्सर ये सवाल की पुनरावृत्ति होती रही है क्योंकि विपक्ष इसी तरह के आरोप बार बार लगाता रहता है, तो क्या महबूबा मुफ्ती भी राजनीति से प्रेरित केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश? देखिए, वो प्रेरित है, वो अपनी गरिमा नहीं बनाए रखना चाहती है क्योंकि वो बौखलाहट है। और इस बौखलाहट में अगर ये तो बात सिर्फ राष्ट्रपति तक है, जब उन्होंने कहा कि अगर यहाँ 370 खत्म होगा, यहाँ झंडा अगर लगाया जाएगा, एक ही झंडा होगा तो यहाँ आग लग जाएगी, तो गरिमाओं का ख्याल नहीं किया जा रहा है ना। जब गरिमाहीनता की स्थिति आती है और व्यक्ति किसी दूसरे के गोद में खेलने लगता है, देखिए ये तो महबूबा जी को भी पता है, ये फारूक अब्दुल्ला को भी पता है, ये ऐसा नहीं हो सकता। भारत की 5 लाख 7 लाख की आर्मी इस समय जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। 135 करोड़ भारतीय किसी भी कीमत पर अपने मुकुट को छोड़ना नहीं चाहते। वो पाकिस्तान जो बयाली की इस स्थिति में है कि भारत के सामने बहुत जल्दी MFN का दर्जा देने का अनुरोध वो कर सकता है क्योंकि उसकी मुश्किलें श्रीलंका की जैसी होती जा रही हैं। ये मानते हैं कि वो एक परमाणु संपन्न देश है, लेकिन भारत अपनी ताकत ऐसे थोड़ी बढ़ा रहा है। और हमने तो 4-4 युद्ध लड़े हैं सोहन, और ऐसे में उस स्थिति में महबूबा कहें, अब्दुल्ला कहें, विपक्ष कहे, मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र में कहने के लिए तो सब कहेंगे, और मुझे कहना तो नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री कहते हैं 20 साल से गाली झेल रहा हूं और अब तो मेरी पीठ भी मजबूत हो जाएगी। करना तो मुझे वही है जो
देश के लिए जरूरी है। इसलिए राष्ट्र प्रथम है तो उसमें व्यक्तिगत राजनीति, पार्टी की राजनीति होती है। महबूबा अगर बोल रही है तो अपनी बात। आपको याद होगा रामनाथ कोविंद ने भी यही कहा था कि दलगत राजनीति से जो है वो पार्टियों को ऊपर उठना चाहिए। अब एक और खबर का जिक्र कर लेते हैं। दरअसल देश सर्वप्रथम, ये बात दिवाकर विक्रम सिंह जी ने भी कही। जब देश सर्वप्रथम की बात आती है तो फिर पूरे देश को एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ने की जरूरत होती है। केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर वो पहल भी की गई हैं। बात कोरोना काल की करें तो कोरोना काल में जिस तरह से थाली बजाने का सिलसिला शुरू हुआ था, उसके पीछे विपक्ष के द्वारा इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि अब सरकार थाली बजाकर, ताली बजाकर कोरोना को भगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके पीछे की सोच को, उसके पीछे की सार को आपको समझना होगा। सरकार की कोशिश ये थी कि देश की जो एकता है, वो जो एकजुटता है, वो सबके सामने आ सके। एक बार फिर से सरकार की ओर से एक ऐसी ही पहल की जा रही है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घर पर तिरंगा फहराएं। देश का हर एक घर ऐसा हो जहां शान से तिरंगा लहराता हुआ नजर आए। सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया। सबसे पहले हर घर तिरंगा अभियान की बड़ी बातें आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा देते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर हर घर तिरंगा अभियान की बड़ी बातें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। तो देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और अमृत महोत्सव कई मायनों में बेहद खास है। सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान की शुरुआत के जरिए सरकार की ये कोशिश है कि देश के हर व्यक्ति में देशभक्ति का भाव जागृत किया जा सके। 13 से 15 अगस्त तक घरों में तिरंगा फहराया जाएगा और ये तिरंगा आप कभी भी फहरा सकते हैं। देश, लेकिन अब इसे लेकर के महबूबा मुफ्ती ने एक और ट्वीट किया है। उनके इस ट्वीट को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन छात्रों, दुकानदारों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहा है, ऐसा लगता है कि कश्मीर एक दुश्मन क्षेत्र है जिसे कब्जा करने की जरूरत है। देशभक्ति स्वाभाविक रूप से आती है और इसे थोपा नहीं जा सकता है। यह बयान महबूबा मुफ्ती का सामने आया है और इस बयान के जरिए वो सरकार को घेरने की कोशिश करती हुई नजर आई हैं। तो सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। सरकार की कोशिश है कि देश का हर व्यक्ति एक साथ खड़ा नजर आए। 13 और 15 अगस्त के बीच में देश के हर घर पर तिरंगा शान से लहराता हुआ नजर आए। दरअसल तिरंगा हमारे लिए सम्मान का प्रतीक है और जब
राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के सियासत तेज होती है, जब बात सवालों की आती है तो विपक्ष हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के भी सवाल उठाता हुआ नजर आता है। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर क्या विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं? जब बात देश के हर घर पर तिरंगा अभियान, तिरंगा लहराने की हो रही है, तो फिर इस पर नाराजगी जताने की वजहें क्या हैं? अगर आपको किसी बात से दिक्कत है तो उस बात को आप सरकार के सामने रख सकते हैं। अगर किसी बात से परेशानी है तो उस बात का विचार विमर्श के जरिए समाधान निकाल लिया जाता है, निकालना चाहिए। लेकिन भारतीय राजनीति में विपक्ष आखिर इन मुद्दों पर कब तक रोटियां सेकने की कोशिश करता रहेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल यह भी कि आखिर जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के भी सवाल क्यों उठा रही हैं? जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं, अगर उन आरोपों में जरा सी भी सत्यता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर विचार करना होगा, सरकार को देखना होगा। केंद्र सरकार को महबूबा मुफ्ती की बातों में अगर जरा सी भी सच्चाई है कि पैसे लिए जा रहे हैं, जबरन वसूली जैसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, तो इन बातों पर विचार करने की जरूरत जरूर है। लेकिन हर घर तिरंगा अभियान जैसे अभियानों पर अगर सवाल उठाए जाएंगे, विपक्ष इस पर सियासी रोटियां सेकेगा तो सवाल उठने लाजमी है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस इससे पहले सवाल पूछती हुई नजर आ रही थी। सवाल ये पूछे जा रहे थे कि जिस कपड़े से तिरंगा बनाया जाना है, आखिर वो तिरंगे का कपड़ा या फिर तिरंगा चीन से क्यों बनाया जा रहा है? चीन का मोदी प्रेम, माफ कीजिएगा, मोदी का चीन प्रेम कहीं ना कहीं उजागर होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से भी लगाए जा रहे थे। और सवाल यहां पर यह भी उठता है कि आखिर विपक्ष इस तरह के मुद्दों पर राजनीति करके जनता के बीच में किस तरह का संदेश देने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, जब देश के अमृत महोत्सव की बात हम करते हैं, तो ये उम्मीद जताते हैं कि देश, सत्ता पक्ष, विपक्ष, देश के लोग सभी इस तरह के अभियानों में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब इस तरह के अभियानों पर भी सियासत चमचमाती हुई नजर आती है और हमारे राजनेता इस तरह के अभियानों में भी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। अगर हर घर तिरंगा अभियान की बात करें तो देश में अगर मौजूदा वक्त में देखें तो करीब 4 से 5 करोड़ तिरंगे इस वक्त उपलब्ध हैं। जरा सोचिए, जब करीब 30 करोड़ तिरंगों की जरूरत पड़ेगी तो उन तिरंगों का निर्माण जब होगा तो लघु जो कारोबारी हैं उन्हें कितना फायदा पहुंचेगा? एक अनुमान के मुताबिक अगले करीब 14 से 15 दिनों में 200 करोड़ का कारोबार होगा। जरा सोचिए, जो हर घर तिरंगा अभियान है वो छोटे कारोबारियों के लिए कैसे बड़ा मौका बनकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। हमने कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा, रेहड़ी पटरी पर काम करने वालों का जिक्र किया था, लघु व्यापारियों का जिक्र किया था। और अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते हुए भी आए हैं, तो इस तरह से लघु व्यापारियों के लिए अवसर पैदा करके देश आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाता हुआ ही नजर आएगा। हमारे सहयोगी जुबैर हमारे साथ में मौजूद हैं। जुबैर, अब महबूबा मुफ्ती हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के सवाल उठा रही हैं, लेकिन सवाल मेरा यह है कि जब हर घर तिरंगा अभियान की बात होती है, क्योंकि तिरंगा ना सिर्फ सत्ता पक्ष का है, ना सिर्फ विपक्ष का है, तिरंगा पूरे देश का है, तिरंगा भारत देश को परिभाषित करता है और तिरंगे के लिए सम्मान से सर हमेशा हमारा फक्र के साथ में उठता है कि ये हमारे देश का तिरंगा है, ये हमारे देश की पहचान है। अब उस तिरंगे को लेकर के, फहराने को लेकर के, उस पर भी सियासत, क्या इस सियासत की वजह यह है कि विपक्ष को यह लग रहा है कि जो राष्ट्र के मुद्दे हैं उनमें बीजेपी मजबूती के साथ में खड़ी होती हुई नजर आ रही है? यही एक वजह है कि विपक्ष को, जो अपना जनाधार पहले से ही हाशिए पर जा रहा है, जब इस तरह के मुद्दों के साथ में बीजेपी आगे बढ़ती है, सरकार आगे बढ़ती है, तो वो जनाधार और भी खिसकता हुआ जाता है। बिल्कुल, सीधे तौर पर आप यही कह सकते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्रीय मुद्दों पर लेकर काम करती है और मुखर रहती है, उसको लेकर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उनका जनाधार और मजबूत होता है, उनके वोटर्स और मजबूत होते हैं। तो इस तरीके से विपक्ष को राजनीति करने का मौका भी मिलता है, विपक्ष को इल्जाम लगाने का भी मौका मिलता है। जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर बयान दिया है, उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र को भी निशाना बनाया है, इसमें प्रशासन को भी निशाना बनाया। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें वीडियो में नगर पालिका की गाड़ी है, उससे लाउड स्पीकर से अनाउंस होता है कि तिरंगे के लिए कुछ पैसे मांगे जा रहे थे। इस तरीके की बात वो अपने ट्वीट्स के जरिए कहती हैं। इस तरीके की बात अभी तक भी निकल के सामने नहीं आई कि प्रशासन की तरफ से कि क्या इसमें जांच होने का विषय है या कुछ नहीं, क्योंकि ये जांच का विषय है। अगर इस तरीके की वीडियो का वो दावा करती हैं तो इस तरीके का प्रशासन को जांच भी करनी चाहिए और इस तरीके के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार भी रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर देखा है कि अब तिरंगे की राजनीति, जिस तरीके से मैंने अभी ही आपको बताया कि तिरंगा रैली से उनको आज का इस बयान को लेकर क्यों उन्होंने डायरेक्ट बोला कि थोपा जा रहा है, हर घर में तिरंगा लगाया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो भगवा के मानने वाले हैं, उन्होंने सीधा केंद्र पर निशाना करते हुए साथ हुए कहा ये वही लोग हैं जो भगवा झंडा मानने वाले हैं, खुद तिरंगा ना मानते हुए, और अब हर घर में घुसकर झंडे लगाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें महबूबा मुफ्ती को परेशानी क्या है? आखिर भारत का झंडा किसी भारतीय घर पर लगा हुआ है और फहरा रहा है, तो इसमें उनको परेशानी क्यों होनी चाहिए? अगर रही बात प्रशासन की, तो ये जांच का विषय बन सकता है, इसमें प्रशासन जांच कर सकता है, सरकार को जांच कराने देनी चाहिए और उनको इस तरीके से टिप्पणियों से बचना चाहिए। फिर बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर। तो कहीं ना कहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि हर घर तिरंगा अभियान में जब लोग जुड़ेंगे तो विपक्ष को कैसे सटीक जवाब मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब बात देश के तिरंगे की होती है, जब बात देश के सम्मान की होती है, तो हमने देखा है, चाहे बॉर्डर पर खड़ा हमारा जवान हो, चाहे रोजमर्रा के काम में लगी हुई हमारी घरेलू महिलाएं हो, चाहे गरीब तबके का वो व्यक्ति हो जो आज भी विकास की राह देख रहा है, चाहे ऑफिसों में काम करने वाले लोग हों, हर भारतीय जोर शोर के साथ में सरकार के साथ खड़ा नजर आता है, भारत के तिरंगे के साथ में खड़ा नजर आता है। हमने क्रिकेट मैचों के दौरान भारतीय एथलीटों को जब सम्मानित किया जाता है, उस दौरान तिरंगा स्टेडियमों में लहराते हुए देखा है। अब जब 13 से 15 अगस्त के बीच में तिरंगा हर घर में जोश के साथ में लहराता हुआ नजर आएगा, हर भारतीय जोश के साथ में तिरंगा फहराता हुआ नजर आएगा, जरा सोचिए वो दृश्य कितने अद्भुत होंगे। पूरे देश में जो देशभक्ति का संचार होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि जो देशभक्ति की भावना है वो स्वतः आती है, लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए कि देशभक्ति की भावना हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। हर भारतीय के अंदर देशभक्ति की भावना मौजूद है, लेकिन उस देशभक्ति का संचार जिस तेजी के साथ में हमारी रगों में हो रहा है, उसे जब तिरंगा फहराते हुए नजर आएगा, जब वो तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा, तो एक भारत नजर आएगा, श्रेष्ठ भारत नजर आएगा, और भारत की वो तस्वीर दुनिया के लिए भी नजीर बनेगी, क्योंकि एक रिकॉर्ड बनने वाला है कि एक दिन में भारत के कितने घरों में एक साथ तिरंगा लहराया गया था। यह तो रही बात सरकार के हर घर तिरंगा अभियान की। बुलेटिन के आखिर में बात बॉलीवुड की भी कर लेते हैं। दरअसल बॉलीवुड का धमकियों से कोई नया नाता नहीं है, नाता पुराना रहा है और धमकियां बॉलीवुड सेलेब्स को मिलती रही हैं। चाहे बात 2010 के करीब अमिताभ बच्चन को धमकी मिलने की हो, चाहे बात हाल ही के दिनों में सलमान खान, उनके पिता सलीम खान को धमकी मिलने की हो, अब इसमें नया नाम सामने आ गया है। दरअसल हाल ही में, अब तो खैर थोड़ा वक्त हो गया है, शादी के बंधन में बंधे कटरीना कैफ और विक्की कौशल को जान से मारने की धमकी मिली है। लेकिन अच्छी खबर यह सामने आ रही है कि जिस शख्स ने धमकी दी है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी सहयोगी सपना वर्मा हमारे साथ में मौजूद हैं। सपना, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? गिरफ्तारी तो हो गई है, क्या कुछ पहचान हो पाई है उस शख्स की? देखिए, जो शख्स निकल कर आया है, जिसने कि वो सरफिरा शख्स है जिसका नाम मनविंदर बताया जा रहा है। मनविंदर ने, अगर उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखें तो आदित्य किंग के नाम से उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, जिसमें वीवीआईपी लिखा हुआ है, और साथ ही साथ उसने उसमें लिखा है कैटरीना को टैग करते हुए माय वाइफ लिखा है, और साथ ही साथ गर्लफ्रेंड भी लिखा हुआ है। तो किस तरीके से, और वो इतना सरफिरा है कि उसने कैटरीना की कुछ फोटोज हैं, शादी की फोटोज हैं, उस पर उसने फोटोशॉप के जरिए जहां पर विकी बैठे हुए हैं उस जगह पर मंडप
में उसने अपने आप को ऐड कर दिया है। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा सनक है उस इंसान की, उस शख्स की, कि उसने कैटरीना को चाहता है और कैटरीना से शादी करना चाहता है, जिस वजह से उसने ये सब किया। वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इससे पहले भी बॉलीवुड में कई सेलेब्स को धमकी देने का सिलसिला रहा है। बात की जाए एकता कपूर की, तो एकता कपूर को सबसे ज्यादा धमकी दी गई थी उनकी एक वेब सीरीज को लेकर जो सबसे ज्यादा चर्चा में थी, जो फौजी की जीवन पर आधारित थी। उसका कुछ सीन था, बोल्ड सीन था, जिस वजह से एकता को जान से मारने की धमकी दे दी गई थी। मामला काफी ज्यादा गर्मा गया था। बात की जाए इससे पहले भानुशाली को धमकी दी थी उनके कुक ने, जिसके बाद उसमें भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई और पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। जो शख्स जिसने उनको धमकी दी थी, जय भानुशाली, और उनकी पत्नी माही विज को भी धमकी मिली थी जान से मारने की। साथ ही साथ उनकी बेटी को भी मिली थी धमकी जान से मारने की। उस पर भी उनके कुक को अरेस्ट कर लिया गया था। तो किस तरीके से जब भी सेलेब्स को धमकी मिलना जो है वो अब आम हो चुका है। किस तरीके बताइए, क्या कटरीना या फिर विकी कौशल की ओर से गिरफ्तारी के बाद में कोई बयान सामने आया? अभी उनकी ओर से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है फिलहाल के लिए, लेकिन वो काफी डरे हुए थे। उसके बाद जो फैंस हैं वो काफी ज्यादा टेंशन में हैं। फैंस लगातार इसको लेके सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं अपनी, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। हमारे सहयोगी जुबैर भी हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सपना आपका, आप हमारे साथ में जुड़ी। जुबैर, धमकी को लेकर के अगर बात करें, मुझे याद आता है सिद्धू मूसेवाले को पहले किस तरह से धमकी दे दी गई थी, उसके बाद उनका कत्ल कर दिया गया था। वो तस्वीरें बहुत ही डरावनी, वो तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन अब अगर बात की जाए, उसके बाद सलमान खान को धमकी मिलती है, वो पुलिस कमिश्नर से भी मिलते हैं, और अब विकी कौशल और कटरीना कैफ को ये धमकी मिलती है। हालांकि अब जब गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद जब पूरे मामले का खुलासा हुआ है, तो फिर कहीं ना कहीं उतना बड़ा मामला ये नजर नहीं आता। एक सनकी था, सोशल मीडिया पर धमकी दे रहा था, सोशल मीडिया पोस्ट कर रहा था, लेकिन गंभीरता को अगर इन धमकियों की देखें, सिद्धू मूसेवाले को जिस तरह से दी गई थी और इस धमकी को देखें, तो जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। कैसे कोई इस तरह से हैवानियत दिखा सकता है? कैसे जब जिनकी शादी हो चुकी है, भले ही वो बॉलीवुड में काम करती हैं, उनके पति की जगह उनकी पति की फोटो को एडिट करके अपनी फोटो दिखा करके शादी के मंडप में बैठा हुआ नजर आता है, तो फिर इतनी ताकत उन्हें कहाँ से मिलती है? और जब कार्रवाई होती है, क्योंकि ये कोई नया नहीं है, आप अगर किसी भी सेलिब्रिटी का प्रोफाइल खोलेंगे तो उसके नीचे आपको धमकियों का नहीं लेकिन अश्लील कमेंट्स का अंबार जरूर लगा हुआ मिलेगा। जी बिल्कुल, सीधे तौर पर जैसे कि आपने कहा कि ये सरफिरा था। खैर, विकी कौशल और कैटरीना कैफ को जो धमकी मिली, सीधे तौर पर उनका एक फैन था, सरफिरा फैन, और वो चाहता था कि वो उनकी कैटरीना कैफ से शादी हो जाए। ऐसा कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है, बांट दिया जाता है। ऐसी ये तो चीजें इम्पॉसिबल हैं, बट सरफिरे फैन की। लेकिन हम बात करते हैं बॉलीवुड में स्टारों को धमकी की। जिस तरीके से आपने बताया कि स्टारों के अगर आप कमेंट्स देखें जाए तो अश्लीलता के कमेंट्स और ये सब कमेंट्स मिलते हैं, लेकिन गंभीर बात यह है कि धमकियां मिलना, स्टारों को धमकियां मिलना, जिस तरीके की सिद्धू मूसेवाला का सीन आप बता रहे थे, 19 मई को उनकी हत्या की गई। इससे पहले भी अगर मैं बॉलीवुड के स्टार्स की हत्या के ऊपर गौर डाल देता हूं तो 1997 की बात कर लेते हैं, जहां टी सीरीज के को फाउंडर गुलशन की इसी तरीके से हत्या की गई थी। उसके बाद में सन 2000 में राकेश रोशन कल होना हो कि एक शूटिंग के बाद उनके 2 दिन बाद ही उनके ऑफिस पर हमला किया गया था। इस तरीके की जानकारी मिली थी कि राकेश रोशन के ऑफिस में आके गोलियां चलाई गई थी और उनको गोली उनके लगी भी थी। बस ये हालात ये रहे थे कि उनको जल्दी से हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था, जिस वजह से उनकी जान बच गई थी। इस तरीके की धमकी सलमान खान को, जैसे कि आप बोल रहे हैं, उन्होंने खुद अपने बंदूक के लाइसेंस के लिए, अपने निजी बंदूक के लिए आवेदन भी दिया है, कमिश्नर से भी मुलाकात की है। सीधे तौर पर एक शाहरुख खान को भी इस तरीके की धमकी मिली, आमिर खान को भी धमकी मिल चुकी है। आमिर खान ने जब उनको धमकी मिली थी, गैंगस्टरों ने धमकी दी थी, कहते हैं छोटा राजन और ये दाऊद डी गैंग के कोई वो थे अपराधी और बदमाश थे, उन्होंने इनको धमकी दी थी, तो उस वक्त उन्होंने बुलेट प्रूफ कार खरीदी थी जो 10 करोड़ की थी। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं धमकियों का असर स्टार्स पर देखने को मिलता है। उदित नारायण की बात करें तो उदित नारायण को भी धमकी मिली थी और उनको गाने से मना कर दिया गया था। इस दौरान उन्होंने कई महीनों तक गाने भी नहीं गाए थे। अरिजीत सिंह का भी मामला सामने आया, मैं बता देता हूँ कि उनको भी एक बदमाश धमकी मिलना तो ठीक है, धमकी मिलना ठीक है, लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आ रहा है, एक फैन था वो, कल को अगर कटरीना कैफ कहीं रास्ते से गुजर रही होती तो ऑटोग्राफ के बहाने भी सामने आ सकता था। अब मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि एक फैन और सिरफिरा फैन, दोनों में अंतर होता है, और कहीं ना कहीं इस अंतर को समझना इन सेलेब्स के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है। और इतने भीड़ से घिरे रहते हैं, इनके लिए, उनको तो वो जानते तक नहीं होंगे, तो फिर ऐसे में कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं सेलेब्स?
जाहिर तौर पर सेलेब्स को अपनी सिक्योरिटी ही बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि अगर सेलेब्स अपनी सिक्योरिटी, मैंने आपको बताया ना जिस तरीके से धमकी मिलती है और सेलेब्स चौकन्ने हो जाते हैं और कोई अपने लिए बुलेट प्रूफ कार खरीद लेता है, कोई अपनी सिक्योरिटी बढ़ा देता है। सीधे तौर पर यही बात मैं सलमान खान की बात करता हूँ कि सलमान खान ने हाल ही में जब उनको धमकी मिली, उन्होंने खैर ऑफिशियली कमेंट तो कोई नहीं किया, बट उन्होंने अपनी सुरक्षा जरूर बढ़ा ली। इस दरमियान वो ईद के दौरान हमेशा अपने घर के बाहर आते हैं। सुनने में आया था कि धमकी मिलने के बाद वो ईद के दौरान अपने घर के बाहर भी नहीं आए, वो लोगों से मिलते थे, ग्रिल पे आके, अपने कॉरिडोर पे आके लोगों को संबोधन करते थे, शुभकामनाएं लेते थे, शुभकामनाएं देते थे। तो इस बार की ईद पर ये देखने को नहीं मिला। सीधे तौर पर इसका अंदाजा यही लगाया जा सकता है क्योंकि कोई भी सरफरा मानसिक तौर पर बीमार आदमी कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। इस तरीके से ही कैटरीना कैफ और उनको भी इस वजह से बचना चाहिए और अपनी इसी सिक्योरिटी वजह का से जो है कैटरीना कैफ और विकी कौशल को भी धमकी मिली थी। लेकिन अब अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि जिस शख्स ने धमकी दी थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस तरह से सपना वर्मा हमारी सहयोगी ने बताया कि इसकी सनत कितनी ज्यादा थी, अब आप खुद सोचिए किस तरह से अपने इंस्टाग्राम पर इसने जो प्रोफाइल अपनी बना रखी थी उसमें कटरीना कैफ के साथ में अपनी कई फोटोज एडिट कर रखी थी। शादी के मंडप में तक विकी कौशल का चेहरा हटाकर उस चेहरे पर अपने आप को, अपना चेहरा एडिट करके लगा रखा था। तो सनक ज्यादा थी, लेकिन सनक हावी होती इससे पहले ही पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।